हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, PT 365 की इन्वायरमेंट वाली मैगज़ीन आ गई है और मैं आपको इन्वायरमेंट की मैगज़ीन अब कराने जा रहा हूँ। हमने कल PT 365 में आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस की थी, उसको भी हम लोग करेंगे साथ साथ में। अभी आज मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें आज हम आपको पढ़ाऊँगा जो है बायोडाइवर्सिटी। इस बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे जो है खबरें हैं और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आपका बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है कि किसी भी जो इकोसिस्टम में अलग अलग जो जीव होते हैं ना, मौजूद अलग अलग जीव, जैसे कि पौधे, जानवर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी जीवित जो जीव हैं और उनके बीच के जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, उसी क्रियाओं को जो है उसी से बायोडाइवर्सिटी का निर्माण होता है, जो मानव कल्याण के लिए सबसे ज़रूरी पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं देती हैं। अभी हमारे जो दवा है, उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद है, ईंधन है, उसके लिए क्या है, एक बेस के रूप में काम करती हैं। ठीक है, बहुत अधिक भूमिका निभाती है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो तमाम प्रकार के जो है ये बायोडाइवर्सिटी में चीज़ें आती हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव और संरक्षण, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। IUCN एक संस्था है जो पूरे विश्व में जो भी प्राणी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इस जो कवक की प्रजातियाँ, फंजाई होती हैं, उनको विलुप्त होने के जो खतरा होता है, उसी के बेसिस पर उसको 9 प्रकार में, 9 श्रेणियों में उसको डिवाइड करती है। ठीक है, IUCN संस्था। अब ये IUCN जो संस्था है ना, वो 9 प्रकार के श्रेणी में जो डिवाइड करती है, उसमें पहला आता है नॉट इवेलुएटेड, यानी कि जो विलुप्त होने का खतरा है उसके समक्ष जो उनकी गणना करने के लिए या उसके बारे में जानकारी करने के लिए कोई भी जानकारी पर्याप्त रूप से अवेलेबल नहीं है। डाटा मतलब अब दूसरा होता है डाटा डिफिशियंसी या लिस्ट कंसर्न, ये दोनों चीज़ें वही है। ठीक है, नॉट इवेलुएटेड मतलब एकदम बिल्कुल जो है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। डाटा डिफिशिएंट मतलब बिल्कुल डाटा ही नहीं है। लिस्ट कंसर्न क्या है? लिस्ट कंसर्न ये है कि उसकी आबादी क्या है, स्टेबल है। ठीक, स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर है, कोई भी उसके समक्ष अभी निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा नहीं विद्यमान है। उसके बाद आता है नियर थ्रेटन्ड, यानी कि भविष्य में हो सकता है कि उसके ऊपर खतरा आ जाए, नियर थ्रेटन्ड। अब आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल ये होता है कि उसका नेचुरल हैबिटाट में गायब होने का हाई रिस्क उसको बना हुआ है, ये हो गया वल्नरेबल। जब उससे थोड़ा सा और गंभीर बनता है, यानी वेरी हाई रिस्क हो जाता है, तो वहाँ पे होता है इंडेंजर्ड। अच्छा, उससे अधिक जब क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो होता है जब उसके विलुप्त होने का एक्सट्रीमली खतरा हो जाता है, बहुत हाई एक्सट्रीम वाली सिचुएशन हो जाती है कि नहीं अब खत्म हो ही जाएगा, तो वो होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये मन ऐसे उसकी जो है उसका पूरा बढ़ता जाता है, यानी वल्नरेबल में खतरा थोड़ा सा कम, इंडेंजर्ड में उससे भी थोड़ा अधिक खतरा, क्रिटिकल इंडेंजर में एकदम खतरा। अब एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड ये होता है कि इसमें अब जो है नेचुरली रूप से ये खत्म हो चुका है, बट आर्टिफिशियली हम लोग किसी तरह से किसी भी जीव प्रजाति या उसके जो भी कह लो कवक है या जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, उनको हम लोग जो है रखे हुए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में उसको रखे हैं, नेचुरल हैबिटाट में वो खत्म हो चुका है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में उसको हम लोग रखते हैं, तो वो होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। लेकिन उसके बाद लास्ट आता है एक्सटिंक्ट, यानी कि अब इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रजाति का जो अंतिम लास्ट जो मेंबर है धरती पर वो खत्म हो चुका है, मतलब उसके बाद अब उसकी कोई प्रजाति की संख्या अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये IUCN की लाल सूची जो है, रेड लिस्ट है, उसकी 9 श्रेणियाँ हैं। हुआ क्या है कि सुर्खियों में इसलिए रहा कि IUCN ने जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसकी लाल सूची को अपडेट कर दिया। ठीक है, ये इसीलिए खबरों में रहा। तो जो अपडेट किया जिन प्रजातियों पे, अब वो खबरों में है, तो जाहिर सी बात है प्रीलिम्स में सवाल बन सकते हैं, और आपको पता ही है इन्वायरमेंट से कितने सवाल बनते हैं। तो जो मैक्सिमम आप देखना, इसमें आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कि स्पेन से ही मैक्सिमम प्रजातियाँ रही हैं। जैसे कि एक हो कैनरी द्वीप समूह स्पेन, फिर ये भी कैनरी द्वीप समूह स्पेन, फिर कैनरी द्वीप समूह। ठीक है, तो ये अभी इवीजा और फॉर्मेंटेरा द्वीप समूह स्पेन, तो ये 4 जो है कौन सा, ला गोमेरा विशाल छिपकली इंडेंजर्ड में हो गया है, ये भी कैनरी द्वीप समूह का था। ठीक है, इसके बाद ग्रेन कैनरिया विशाल छिपकली, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, कैनरी द्वीप समूह का। ग्रेन कैनरिया सिंक्स, ये कैनरी द्वीप समूह। ठीक है, इबीजा वाल छिपकली इंडेंजर्ड, ये भी जो है वहीं का इबीजा द्वीप समूह। तो ये हो गया। दूसरा अब आया है कोपिया पोआ फैक्टी, ये क्या है, एक जो है कैक्टस है, सजावटी कैक्टस है। चिली के जो आटाकामा डेजर्ट है उसमें एक स्थानिक रूप से प्रजाति पाया जाता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बोर्नियन हाथी, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको कैसे। बोर्नियन हाथी जो है वो विश्व का सबसे छोटा हाथी है, बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपों में पाया जाता है, चौड़े चेहरे वाला हाथी होता है, इंडेंजर्ड उसकी स्थिति है IUCN की, तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक पे, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस।
पहली बात समझ लो कि टाइगर लैंडस्केप होता क्या है, कि ऐसा जो पूरा दायरा जहाँ पे जो बाघ पाए जाते हैं, नेचुरली रूप से जो नेचुरल हैबिटाट होता है बाघों का, उनके व्यापक दायरे को टाइगर लैंडस्केप कहते हैं। एशिया में इसकी जो पूरी स्थिति है वो 8% से कम की स्थिति हो गई है टाइगर लैंडस्केप। भारत में देखें तो कहाँ पाया जाता है, तो शिवालिक रेंज, ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, फिर आपका पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा भी गया होगा कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा का मैदान भी है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सुंदरबन भी है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं वो क्या हैं, आपके टाइगर लैंडस्केप में आते हैं। तो हुआ क्या है ये देखो, हाल में सुर्खियों में क्या रहा कि SFLTC यानी कि सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, उसकी मेजबानी किसने की है, भूटान ने की है, ठीक है। समर्थन किसने किया, बाघ संरक्षण गठबंधन ने किया, TCC ने, ठीक है। तो TCC क्या है, कई संगठनों का एक स्वतंत्र समूह है जो बाघों के संरक्षण के लिए काम करता है, ठीक है, जिसमें IUCN, UNDP और WWF है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आते हैं SFLTC, SFTLC, ये क्या है, तो नई जो फाइनेंशियल क्या है स्ट्रैटेजी है उसका इस्तेमाल की जाएगी और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, और जो बाघ संरक्षण है टाइगर लैंडस्केप उसके समर्थन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका लक्ष्य यह है कि 2034 तक जो है हमें $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जुटाना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फंड किए गए, जैसे कि टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड है। इस फंड को कौन प्रस्तुत किया है, तो UNDP ने किया है, जो करेगा क्या कि नेचुरली जो है प्रकृति के अनुकूल जो भी कार्य होंगे उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड किसने किया है, UNDP ने इसको प्रस्तुत किया है। फिर टाइगर बॉन्ड, दोनों याद रखना, टाइगर बॉन्ड, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं उसको जोड़ने के लिए किसने दिया इसको प्रस्तावित, ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ADB ने दिया है, ठीक है। कमेंट करना ADB का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक। अच्छा, ये आपने दो फंड को ध्यान रखना है, टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड UNDP, टाइगर बॉन्ड जो है ADB ने दिया, ठीक। अब आते हैं भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर का जो नेचुरल हैबिटाट है वो उसका आप देख लो एरिया, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, इंडोनेशिया वगैरह तमाम जो है ये साउथ ईस्ट एशिया के रीजन्स हैं। भारत में देखें तो ये शिवालिक वही वाला जो बताया ना आपको, सुंदरबन वगैरह। सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है, MP में है, इसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड में। ये फ्लैगशिप प्रजाति है। अभी आपने देखा जूट की, जो अभी UPPCS के पेपर में जूट को पूछा गया था कि भारत की ये जो है स्थानीय प्रजाति है या नहीं। तो ऐसे ही चीज़ें ना घुमा पे, इसमें जूट में पूछ देगा, कभी बाघ में पूछ देगा, कभी किसी पौधे में पूछ देगा। तो चीज़ों को ना थोड़ा सा एनालिसिस करके PYQ के आधार पर चलना चाहिए, ताकि जो है कि हमें पढ़ना क्या है। तो भारत की फ्लैगशिप प्रजाति है, एकांत प्रिय जीव होता है, निशाचर होता है, रात में चलता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं। और खतरा देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या है उसको देखना है। देखो टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था टाइगर के संरक्षण के लिए। एक क्या था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना थी। इन सीटू संरक्षण करता है, इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण आप जानते होंगे, इन सीटू संरक्षण ये करता है, ठीक है। NTCA है एक वैधानिक निकाय, वैधानिक मतलब किसी विधि के द्वारा बनाया गया निकाय है। 2006 में जो है इसके प्रोजेक्ट टाइगर को जो है उसको गवर्न करने के लिए NTCA बना था। भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। और ये सवाल पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, UPSC का जो है ये PYQ है, M स्ट्रिप्स। ये क्या है, डिजिटल निगरानी प्रणाली है टाइगरों के लिए। अब आता है विश्व बैंक की एक पहल है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008, ठीक है। इसी तरह से ग्लोबल टाइगर फोरम भी है, और कैट्स भी हैं, WWF की जो है अलग टाइगर अलाइव पहल भी है। तो बहुत सारे पहल किए गए इसको संरक्षण करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IBCA की स्थापना का जो फ्रेमवर्क है उस पर साइन करना और उस पर अभिपुष्टि करते हुए जो भी इसके सदस्यता ग्रहण करने का जो प्रस्ताव उसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो पहली बात हम समझते हैं कि IBCA क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या। तो 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल हुआ, अभी ऊपर आपने पढ़ा, ठीक है। तो 1973 में शुरू हुआ था, ठीक। तो जो इस 50 साल पूरा हुआ तो वहाँ IBCA की शुरुआत हुई थी। भारत के अलावा जो है इसमें अगर देखें तो निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया ये भी IBCA में जो है, इवास्तिनी और सोमालिया ये भी IBCA में शामिल हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखो भारत ने शुरुआत की इसमें पहल, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय में है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, जो बिग कैट्स है उसकी जो 7 प्रजातियां हैं उसके पैरावास का संरक्षण करना है, वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। इसमें अगर आप देखो 7 प्रजातियां में कौन कौन से हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ठीक है। भारत में क्या पाए जाते हैं, भारत में 5 पाए जाते हैं, 2 कौन से नहीं पाए जाते, तो यहाँ पे ध्यान देना है, प्यूमा और जगुआर, ठीक है, ये 2 नहीं पाए जाते हैं। अच्छा,
IBCA जो है एक बहुत बहुराष्ट्रीय और बहुएजेंसी गठबंधन है। इसमें जो है बिग कैट्स के हैबिटाट जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे 95 देश उसमें इस पूरे गठबंधन में शामिल है। ठीक है, UN के जो सभी सदस्य होते हैं इसके सदस्य बनने के लिए पात्र होते हैं। ठीक, अब अच्छा एक बात और भी है, सरकार ने बजटी जो है समर्थन करने की घोषणा भी की, यानी कि 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए का। ठीक है, बिग कैट्स के संरक्षण की स्थिति अगर हम बात करते हैं तो IUCN की रेड लिस्ट में बाघ जो है वो इंडेंजर्ड में है। ठीक है, शेर, चीता, हिम तेंदुआ और तेंदुआ ये क्या है, वल्नरेबल में है, और जगुआर नियर थ्रेटेंड में है, और लिस्ट कंसर्न में प्यूमा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और एक बात और भी है कि हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 उसका जो अनुसूची 1 है, ठीक है, बिग कैट्स की 5 प्रजातियाँ उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। और साइट्स का परिशिष्ट 1 में है। अच्छा एक बात और भी है कि हाथी की जो गणना है वो अभी आपको देखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हाथी। तो हाथ सुर्खियों में क्यों रहा है कि दक्षिण राज्यों में समान अवधि में हाथियों की गणना की गई है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक जो हाथी है वो कितना है, 6000 है, दक्षिण राज्यों में सबसे शीर्ष पे है। और एक बात और भी है, एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पी वायरस एक वायरस है जिसने जो है बहुत सारे जो किशोर हाथी थे, जो बच्चे हाथी थे, उनमें हाई जो डेथ रेट थी, उसी कारण से जो है उनके जो है उसका एक महत्वपूर्ण कारण बना है। बहुत अधिक जो है इसने संक्रमित किया और उसकी हाथियों की मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये उसका जो है डेटा दिया गया है। जो भारतीय हाथी हैं एलिफस मैक्सिमस, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी जो पर्यावास है वो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य दक्षिण पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। जो है कुछ वन एशियाई हाथियों की जो आबादी है वो 60% से अभी भारत में पाई जाती है। सबसे अधिक कर्नाटक में है, उसके बाद आसाम और केरल हैं। ठीक है, कुमकी हाथी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो कुमकी हाथी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत शानदार है। जो कुमकी हाथी होता है वो आसानी भाषा में समझो, ये फारसी शब्द है कुमक, कुमक जिसका अर्थ होता है फारसी में कुमक का सहायता यानी हेल्प करना। तो जो कुमकी हाथी होते हैं ना वो ट्रेंड हाथी होते हैं, ट्रेंड, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, जिसका इस्तेमाल क्या होता है जंगली हाथी को पकड़ने के लिए, उसको बचाने के लिए, इलाज करने के लिए। यानी कि पूरे वन्यजीव संरक्षण में कुमकी हाथी जो होता है ना बहुत अधिक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष तरह से इसको ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये कुमकी हाथी। अच्छा, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके अनुसूची 1 में है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में है, और इसकी IUCN स्थिति क्या है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, बहुत बुद्धिमान होते भी हैं, और देखें तो इसकी जो है जीवन का लगभग 60-70 साल का होता है। बहुत सारे जो मानव हाथी संघर्ष से अवैध शिकार है, कृषि उद्योग का विस्तार है, इससे कारण इनका जो है पारावास हैबिटाट जो है कहीं ना कहीं सिकुड़ रहा है। इनके संरक्षण के लिए 1992 में 1992 में इसमें हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। पूरे टोटल 14 राज्यों में कितना 33 जो है वो क्या है एलिफेंट रिजर्व स्थापित किए गए हैं। अभी हम इम्पॉर्टेंट एक बात समझते हैं, एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में अंतर क्या है वो चीज़ों को समझते हैं। तो एशियाई हाथी की जो स्थिति है IUCN आप देख रहे होंगे इंडेंजर्ड है। वहीं अफ्रीकी हाथी का जो है स्थिति अगर देखें तो सवाना हाथी है तो उसका इंडेंजर्ड, और IUCN वाली स्थिति किसकी क्रिटिकल इंडेंजर्ड किसकी, वन हाथी, यानी वन हाथी जो है कहीं ना कहीं सबसे अधिक खतरे में है। आकार अगर आप देख रहे होगे पूरे हाथी की, इसमें देखो छोटा आकार इसका पाया जाता है। ठीक है, छोटा आकार, लेकिन जो है इसका वहीं अगर इसमें देखें तो आप जो अफ्रीकन हाथी उसकी आप देखो तो इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है। देखो आप इसका मतलब वजन ही से ही आप पता चल जाता है, करीब करीब 1000 किलो से 1500 किलो तक 2000 किलो तक उसका अधिक होता है। ठीक है, जीव अब इसका कान देखो आप, कान, तो कान इसको देखो, कान गोलाकार है, और इसका कान देखो तो पंख आकार का है। ठीक है, त्वचा मुलायम होती है, लेकिन इसका त्वचा होती है झुर्रियों से होती है। जुड़वा गुंबद वाला सिर होता है, यहाँ पे देखो तो एकल गुंबद। ठीक है, ऐसे सर होता है ना, ऐसे देखो बीच में ऐसे होगा ऐसे। ठीक, ये ऐसे होता है इसका। अच्छा, इसके बाद दांत देखो तो कुछ नर हाथी में केवल दांत होते हैं, मतलब दांत को छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं, इसमें दांत वगैरह होते हैं। ठीक है, दोनों के। अब आते हैं स्टेट ऑफ द राइनो 2024 की रिपोर्ट। सुर्खियों में क्यों रहा है पहले ये समझते हैं। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ द राइनो 2024 की रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जब जारी की गई है किसके, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है, स्टेट ऑफ राइनो यानी कि गैंडों के बारे में। तो जो IRF है ये क्या है, ये विश्व भर की जो भी गैंडा की प्रजातियां हैं ना उनको बचाने के लिए काम कर रहा है। स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी, इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में। ठीक है, बताया गया है रिपोर्ट में कि दुनिया में कुल 5 प्रजाति हैं गैंडों की, जिसमें से करीब जो है 28,000 के करीब जो है गैंडे बचे हुए हैं। ठीक है, सफ़ेद गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन एक गैंड वाले जो सिंह वाले जो गैंडा उसकी संख्या जो स्थिर है। ठीक है, लेकिन अवैध शिकार काफ़ी अधिक हो रहा है, कहाँ पे, अफ्रीका में।
तो गैंडों की पूरी कितनी प्रजाति थी? 5 रिपोर्ट में बताई गई थी। तो 2 अफ्रीकन प्रजातियां सफ़ेद और काला, 3 एशिया वाली प्रजातियां हैं, भारतीय, सुमात्रा और जावा। ठीक है, 3 एशिया वाली प्रजातियां हैं, 2 अफ्रीका की हैं। ठीक, अब भारत में जो है देखो तो यहाँ पे भारत में भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए हमने राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019 को जारी किया। एशियाई गैंडों पे नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ और इंडियन राइनो विजन 2020 जारी किया गया। 3 जो है ये पहल यहाँ पे जारी किए गए। अच्छा, अब आता है इसमें कि जो अफ्रीकी और एशियाई गैंडों के बीच में अंतर क्या है। आकार में बात करो तो अफ्रीकी गैंडा जो है सफ़ेद हाथियों के बाद जमीन पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी है, सेकेंड, मैंने बहुत बड़ा जो है स्तनपायी मैमल्स है। जो एशियाई गैंडा होता है वो सभी एशियाई गैंडों में सबसे बड़ा होता है, मतलब जो एशियाई गैंडे होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखना आता है कि अभी इसमें एग्जांपल में एक देना कि जो अगर आप कभी मतलब कभी जैसे नॉर्मल डिस्कशंस वगैरह में या फिर ऐसे भी आप जानकारी के लिए रख सकते हो। एशियाई जो गैंडा होता है ना वो अच्छा तैराक होता है, लेकिन जो अफ्रीका गैंडा होता है ना वो कुशल तैराक नहीं होते, कीचड़ में लौटते हो जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में। तो ठीक है, तो ये चीज़ है। आयुष्यन की स्थिति अगर आप देखो, सफ़ेद गैंडा जो है नियर थ्रेटन्ड है, जबकि भारतीय गैंडा वल्नरेबल है। काला गैंडा जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और सुमात्री और जो जावा वाला है वो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो ये आयुष्यन स्थिति इसकी पाई जाती है। अब आते हैं हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में समझते हैं। देखो, तो अभी हम लोग कुछ चीज़ों को समझो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, होता क्या है ये। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है ना, एक भारत की जो स्थानिक पक्षी की प्रजाति होती है। कहाँ पाई जाती है? तो मैक्सिमम इसकी जो आबादी है ना वो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। कुल संख्या जो इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। तो इसमें अगर आप देखो इसके अभी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो 1972 की शेड्यूल 1 में साइट का जो परिशिष्ट 1 है उसमें, और आयुष्यन की स्थिति क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी एकदम जो है खतरनाक वाली स्थिति है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी देखो, पिछले साल मैंने आपको PT 365 में पढ़ाया भी था इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ों को। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में 22 प्रजातियों में एक है, और इस दोबारा ही पढ़ा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। इसके काफ़ी विलुप्त तो स्थिति में पाया जाता है, आप देख ही रहो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इसके जो हैबिटाट क्षेत्र को जो है राष्ट्रीय अभयारण्य या जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जैसे कि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, नालिया घास का मैदान। ठीक है, ये लाल बस्टर्ड वन्यजीव अभयारण्य है। राजस्थान में जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रजनन केंद्र भी है। जैसलमेर में आपको देखो तो राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र में वहाँ पे आर्टिफिशियल गर्भाधान भी होता है। आबू धाबी में नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर भी है। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रशिक्षण होते हैं। इसमें खतरा क्या है? खतरा इसको क्या है? देखो, शिकार से, पहला इसका शिकार, दूसरा जो बिजली के तार जाते हैं ना वहाँ से इसको बहुत अधिक खतरा है। इसी पर एक केस चला सुप्रीम कोर्ट में केस चला। ठीक है, और ये बार बार जो है जो खबरों में रहा है उसमें यही केस, इसी केस के कारण से अपने खबरों में रहा है। तो उस केस के बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक की वजह से भी जो है ये जो है ना ये काफ़ी इसको खतरा है। ये जो है अगर देखें तो जो लंबी घास वाली कृषि भूमि होती है वहाँ पाया जाता है। सर्वहारी पक्षी होता है, दूर तक देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आपने देख लिया। तो अब ये क्या है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम का अगला चरण के लिए फंड को मंजूरी दे दी। अब ये फंड का जो मंजूरी दी ये कब से कब तक है? तो 2024 से लेकर के 29 तक। ठीक है, 29 तक की ये मंजूरी दे दी गई है। तो अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे आ जाता है कि बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम है क्या। तो इस प्रोग्राम में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन, ठीक है, लेजर फ्लोरिकन। अब लेजर फ्लोरिकन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो लेजर फ्लोरिकन क्या है कि बस्टर्ड फैमिली का सबसे छोटा पक्षी होता है, छोटा सा होता है ये। ठीक है, साइट का परिशिष्ट 1 वो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, और जो अनुसूची 1 है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उसमें शामिल पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है ये? तो राजस्थान, गुजरात, MP, आंध्रा और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, वो भी इसी कारण से इसको खतरे हैं, जो खतरे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पास हैं। ठीक है, वही उसी के प्रजाति सबसे छोटा वाला पक्षी होता है। तो इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन जो है इसको शामिल किया जाएगा। भारत में 4 प्रजातियां हैं और बस्टर्ड की 2 प्रजातियां, बंगाल और मैकिनन। तो अभी इसको देखो 2013 में बस्टर्ड रिकवरी योजना के तहत जो है रिकवरी के लिए इसको शुरू की गई थी। बाद में इसको जो है बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट नाम दे दिया गया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की अवधि को 2033 तक बढ़ाया गया है। 2033 तक। अब जो है इसमें 2029 तक फंड दिया गया है। अब 2029 के बाद फिर जो है वो आपका जो है एक बार फंड उसको रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि चला कौन रहा है। तो प्रोजेक्ट चला जा रहा है भारतीय वन्यजीव संस्थान की तरफ से। इसका ये कहाँ पे है स्थित है ये कमेंट आप करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। UP प्रीसेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा,
वित्त पोषण एजेंसी है कैंपा, कैंपा जो है ये फाइनेंस कर रही है इसको। अच्छा, इसमें सहयोगी संस्थाएं बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, और बहुत सारे जो इसमें इंस्टीट्यूट है। ठीक, तो हम लोग अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, एक यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट का आदेश है वो देखो, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो हैबिटाट वाला इलाका है उसमें बिजली लाइनों पे बैन में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या किया था कि इसको जो है बैन कर दिया था बिजली तारों को, तो बिजली तारों को क्या कर दिया कि वहाँ पे जो है अंडरग्राउंड करने का आदेश दे दिया था। फिर बाद में जो है बिजली के तारों को ज़मीन से नीचे बिछाने के लिए जो अपना व्यापक दिशा निर्देश था उसको मॉडिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में। ठीक है, तो इसको मैंने कराया भी है बहुत बार, ये हर साल भर न्यूज में रहा था। ठीक, तो इसको वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, और इसके लिए एक समिति का गठन किया जो कि इसकी पूरी व्यवहार्यता और सीमा का निर्धारण करेगी। क्या अगर सब कुछ सारे जो केबल है, जैसे मान लो कहीं पे घर है, खेती वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड या रेगिस्तान है तो वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल जो है कहीं ना कहीं व्यवहार्य नहीं है बिजली के लिए। जैसे मान लो खेती हो रही है, फिर तमाम जो है उसमें कंस्ट्रक्शन से काम हो रहा है, तो बार बार वो समस्या आ रही थी अंडरग्राउंड केबल की, तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को वापस ले लिया और उसको रिव्यू करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी गठन कर ली कि कहाँ तक इसको जो है हम लोग किस सीमा तक लागू कर सकते हैं। वो जांच करेगी, उसको फिर अपना रिपोर्ट देगी। ठीक है, ये बातें। अब आते हैं हम लोग मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो सुर्खियों में क्यों रहा है कि भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। अगर कोई भी परियोजना जो है उसके 100 वर्ष, 75 वर्ष, 50 वर्ष, 25 वर्ष, जो ये जो एक परफेक्ट नंबर होता है ना, वहाँ तक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मगरमच्छ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मगरमच्छ क्या होता है कि वर्टिब्रेट जो होता है, मगरमच्छ जो है वो सरीसृप वर्ग की सबसे बड़ी जो है वो जीवित प्रजाति होती है। खारे पानी में छोड़ नहीं रहती है, बल्कि वो मीठे पानी के दलदल, झील, नदी वगैरह में रहते हैं। ठीक है, रात्रिचर होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे है, पोई किलोथर्मिक जीव होते हैं। पोई किलोथर्मिक जीव होता का मतलब यह है कि जो अपने शरीर का टेम्परेचर है, एक जो उसका एक लिमिट होगा वहीं तक उसको कंट्रोल पर कर पाता है। तो साइट के परिशिष्ट 1 में आयुष्य स्थिति इसकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में पाए जाते हैं। साफ और तीव्र प्रवाह वाले जल होते हैं जैसे नदी में, वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे घाघरा नदी है हमारे बगल में जाती है, चंबल, गिरवा, सोन, गंडक, ये जो है यहीं पे पाए जाते हैं। विशेषताएं अगर देखें तो उसके थूथुन में एक जो है बबल नुमा नॉब होता है, ये ठीक है, घड़ियाल इसका नाम देखो, ये वाला, ये विशेष रूप से भोजन के लिए मछली पर निर्भर रहते हैं। ठीक, तो ये अगर इसके बारे में आप जानते होंगे तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 साल पूरे हुए हैं। 1975 में उड़ीसा का जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उसमें मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू हुई थी यूएनडीपी और एफएओ के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूएनडीपी और एफएओ से, यानी कि ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो उड़ीसा में एक रामसर आर्द्रभूमि है। सुंदरबन के बाद दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा मैंग्रोव का वहाँ पे इकोसिस्टम पाया जाता है। ठीक है, मूल रूप से जो खाड़ी है, नहर, उसका नेटवर्क है, जिसमें कि अब कौन कौन से नदी हैं उसमें? तो ब्राह्मणी, वैतरणी, घाघरा, पटसाला नदी है, वहीं से भर जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे जीव भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। अब ये पिछले वाली वालेट का मैंने पिछले साल भी पीटी में कराया था। तो फंजाई फाउंडेशन जो है उसने यूएन का जो जैव विविधता के जो भी मतलब उस तत्वावधान था उसमें लोगों से सबसे आग्रह किया कि जब हम बात करते हैं फ्लोरा की, ठीक है, फना की, तो वहाँ पे हम लोग तीसरा जो है फंजा की भी शब्द का इस्तेमाल करें, यानी कवक का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि तीनों जो हैं वो तीनों ये पृथ्वी पर एक त्रयी हैं, ट्रिनिटी हैं, तभी हमारे पृथ्वी पर जीवन जो है वो सामूहिक रूप से विद्यमान है। ठीक है, तो इस त्रयी के लिए जब हम फ्लोरा फना की बात करते हैं तो वहाँ पे फंजा की भी इस बात करें। ठीक है, तो यही बातें पिछले साल भी मैंने इसको कराया था, ये प्रीवियस ईयर का रिपीटेड आर्टिकल है। जो फंजा है वो क्या है? किसी भी स्थान पर जो है कवक की विविधता के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, शब्द है। अब ये जो आर.एच. विटेकर थे, विटेकर जो है इन्होंने क्या किया था कि जो सजीव होते हैं, सजीव प्राणी, उनका वर्गीकरण किया था। तो पूरे विश्व में उन्होंने 5 जगत में उसको जो 5 किंगडम उसका वर्गीकरण किया था, इसमें एक फंजा एक पाया जाता है। ठीक है, फंजाई, इसकी कई प्रजातियाँ, जिसमें एक सिंगल सेल वाली जो प्रजातियाँ होती हैं, कुछ प्रजातियाँ बहुत ही जटिल होती हैं। ठीक है, इसमें काइटिन के भीतर जो है कोशिका भित्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है काइटिन। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक रहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक यानी कि पैरासिटिक या जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, और बहुत ढीले इसमें टिश्यूज़ होते हैं, ये भी ध्यान देना। इसका महत्व ये है कि अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो माइकोराइजल, यानी कि माइकोराइजल
यानी कि पौधों की जड़ों में जो क्या करते हैं, जो कुछ फंगाई क्या करते हैं कि अपना एक जो है संबंध बनाते हैं, जिससे उनकी वृक्षों की वृद्धि होती है, कार्बन को स्टोर करते हैं। ठीक, इसके साथ ही अगर देखें तो जो अपशिष्ट होता है उसको ह्यूमस में उसको तब्दील कर देते हैं, अपघटन यानी डिकम्पोजर का काम करते हैं। कुछ जो माइको रिमेडिएशन जो होता है, कुछ यानी कि जो फंजाई होते हैं जो प्रदूषक यानी जैसे प्लास्टिक है उसको भी डिकम्पोज करते हैं। कुछ जो फंजाई होते हैं वो एंटीबायोटिक के रूप में काम आते हैं, जैसे कि पेंसिलिन हो गया, ठीक है, साइकोथेरेपी हो गया, तमाम चीज़ें जो है इसमें हैं। तो इसकी तुलना अगर बात करें तो फ्लोरा, फना और फंजा, इसकी 3F की तुलना अगर देखें तो किंगडम इसका क्या है, प्लांटी है, इसका ये एनिमेलिया ये कवक है। ठीक है, उदाहरण के लिए शैवाल हो गया, शैवाल, पुष्प वृक्ष हो गया, यहाँ पे कीड़े पर सरीसृप स्तनधारी, यहाँ पे मशरूम, फफूद, खमीर। जनन कैसे होता है वो जैसे आप देख लो। और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये जो भोक्ता हो गया, शिकार हो गया, शिकारी हो गया, लेकिन ये डिकम्पोजर के रूप में होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना बेसिक जरूरी है। ठीक है, सब लोग जानते भी होंगे। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व नेक्स्ट टॉपिक है। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत कोलंबिया सहित जो भी देश है उसमें 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले बायोस्फीयर रिजर्व समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। ठीक है, तो ये देखो, बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी अनेक प्रकार के डाइवर्सिफाई जो नेचुरल या कल्चरल जो परिदृश्य हैं उसका हम वो उसको रिप्रेजेंट करने वाले रीजन्स होते हैं, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं। और एक बहुत बड़ी जो है इसमें अगर बात करें तो संरक्षण कार्य होते हैं, जैसे कि ये इन सिटू संरक्षण होता है। ठीक है, और 3 एरिया इसमें होते हैं, इसमें कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया। तो जो कोर एरिया होता है इसमें अधिक संरक्षित क्षेत्र होता है, यहाँ पे नियम बहुत सख्त होते हैं, बीच वाला होता है। बफर जोन होता है, यहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए उन गतिविधियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो ट्रांजिशन एरिया होता है इस समुदाय में देखें तो टिकाऊ गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जो भी पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ होंगी या सोशल कल्चरल जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कुछ दिया गया है। यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया गया है, देखो ये ऐसी जो स्थिति होगी वो रामसर, जैसे यहाँ पे रामसर स्थल है। ठीक है, ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल वाला इंडिकेशन है। यूनेस्को का विश्व विरासत प्राकृतिक स्थल है, जैसे ये दिया गया है। ठीक है, और यूनेस्को का जो विश्व विरासत परिषद जो है मिश्रित जो है वो दिया गया। तो लेकिन हम लोग बात करते हैं भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, हिमाचल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कच्छ में गुजरात में, पन्ना एमपी में, पंचमढ़ी एमपी में, अचानक कमार अमरकंटक ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नीलगिरी जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों में है। फिर अगस्त्यमालाई केरला में, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, शेषाचल हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, तेलंगाना वगैरह मत लगा देना। सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, नोकरेक आपका कहाँ पे है, मेघालय में है, देहांग दिबांग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, डिब्रू सैखोवा कहाँ पे है, असम में है, मानस जो है वो कहाँ पे है, असम में है, कंचनजंगा कहाँ पे है, वो आपका सिक्किम में है। ठीक है, तो ये आपके भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो मैप के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व समझ गया। तो अभी क्या हुआ कि मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम जो था ना, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम 1971 में इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी करने के लिए क्या है कि लोग हैं और जो भी लोग हैं उनके बीच में और जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में, मैन और इन्वायरमेंट इसके बीच में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक साइंटिफिक बेसिस पे इसको इस्टेब्लिश किया गया, साइंटिफिक आधार तैयार किया गया। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब इसमें जो है भारत में अगर बात करें तो 18 बायोस्फीयर में से 12 को जो है ये देखें तो यूनेस्को वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ठीक है, सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया था। तो यहाँ पे याद रखना है कि यूनेस्को ने कोलंबिया के सहित जो पूरे अन्य कई देश है उसमें 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया है मैन बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत। किसने किया, यूनेस्को ने किया है। ये यूएनईपी या यूएनडीपी एफएओ मत लगा के चले आना कुछ भी। ठीक है, यूनेस्को ने किया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इको सेंसिटिव एरिया। इको सेंसिटिव एरिया होता क्या है पहले आप ये समझो, फिर इसके बाद में हम लोग जो सुर्खियों में है क्या है उसको हम लोग समझेंगे। इको सेंसिटिव एरिया से समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि भारत में एक पश्चिमी घाट पाया जाता है, सब लोग जानते होंगे, आप लोग बेसिक ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। मैप देख रहे होंगे आप, ये वाला पूरा रीजन जो है, ये पहाड़ियाँ जो है ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट जो है ग्रीन कलर का जो बताया जा रहा है ये है। और इसका जो है कैचमेंट एरिया है किस चीज़ का, जो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं उनका जो है ये कैचमेंट एरिया, यहाँ तक जो है नदियाँ का प्रवाह होता है। ठीक, तो पश्चिमी घाट में 3 दर हैं, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो
ऊंचाई अगर देखें, ठीक है, ऊंचाई तो दक्षिण की ओर धीरे धीरे बढ़ती है इसकी, मतलब ये जो पहाड़ियाँ है ना पश्चिमी घाट की, ये ऐसे, तो इसकी जो है यहाँ पे ऊंचाई बढ़ती जाती है। सबसे हाईएस्ट ऊंचाई कहाँ पे, अनाईमुड़ी के, ठीक है। अच्छा, 4 प्रकार के यहाँ पे वन जो है पाए जाते हैं, जिसमें कि सदाबहार, अर्ध सदाबहार, पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, और बहुत सारे जो खनिज जैसे लौह, मैग्नीज, बॉक्साइट, इन सारे अयस्कों से ये समृद्ध है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रीय नाम, जैसे सह्याद्री महाराष्ट्र में, नीलगिरी पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। अगस्त्यामालाई कार्डमम हिल्स कहाँ पे, केरला में, ठीक है। तो ये जो है इसके क्षेत्रीय नाम है इसके हिल्स के। अच्छा, ये देखें तो विश्व में जो बायोडाइवर्सिटी है उसका 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हॉट स्पॉट है ना उसमें से एक है। और जो भारत, जो पूरा पश्चिमी घाट है, वो भारत के टोटल जो भूभाग है उस पर 6% तक ये विद्यमान है। सभी जो भारत की जो प्लांट्स हैं, फिशेस हैं, जो भी उभयचर प्राणी हैं, पक्षियाँ हैं, स्तनधारी, उसमें से 30% से अधिक जो स्पीसीज़ है ना पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। और इसे 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कुछ वहाँ के जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं वो कौन सी हैं, नीलगिरी तहर है और लायन टेल्ड मैकॉक है। इसके बारे में मैंने पिछले साल आपको कराया था, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा लायन टेल्ड मैकॉक को। अभी आगे जो हम लोग चैप्टर करेंगे उसमें मिलने वाला है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। तो जो ये घाट है ना, देखें तो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, जैव विविधता के हिसाब से जो बहुत ही हॉट स्पॉट एरिया में एक है। तो ऐसे में जब जैसे विकास कार्य संपन्न हो रहा है, जैसे जो है विकास तमाम चीज़ें जो है बदलती गई और मानव जीव संघर्ष होते गए, और जैसे जैसे जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते गए विकास की तरफ, तो वहाँ से क्या हुआ कि जो है ना ये पूरा जो पर्यावास है, हैबिटाट है, और जो जंगल थे, वन थे, जो उनकी तमाम जो विविधताएँ थी वो ख़त्म होने की कगार पे आ रही हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि पश्चिमी घाट का जो संरक्षण है ना उसके लिए कुछ कदम उठाए गए थे सरकार के द्वारा। तो 2011 में क्या हुआ कि पश्चिमी घाट का जो है एक विशेषज्ञ पैनल बनाया गया जिसका नाम था माधव गाडगिल समिति। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। इसने क्या किया था कि पूरा जो पश्चिमी घाट का रीजन है उसको उसने किया कि पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया, और उसने 3 क्षेत्र में इसको डिवाइड कर दिया। एक था इको सेंसिटिव जोन, बहुत हाई जो यहाँ पे हो, फिर दूसरा हाई सेंसिटिव, तीसरा जो है मॉडरेट सेंसिटिव। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि एक और जो है एक डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक जो है हाई लेवल की एक कार्य समूह बनाई गई, जिसने उद्योगों के लिए कलर कोडिंग की सिफारिश कर दी थी, ठीक है। और जो पारिस्थितिकी फ्रेमवर्क के भीतर जो है उसको जो भी डेवलपमेंट्स कार्य हो रहे हैं उसको रेगुलेट करने की बात की थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि पश्चिमी घाट जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र है उसके ड्राफ्ट का 6वां संस्करण आया, जिसमें केंद्र सरकार ने जिसको क्या किया कि 56,000 किलोमीटर से अधिक जो क्षेत्र है उसको पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद एक मामला और आया, जबकि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों का मामला था। जो एनजीटी है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, इसने पर्यावरण मंत्रालय से पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को बोला कि आप निर्धारित करो कि हम जो है पश्चिमी घाट को एक इको सेंसिटिव जोन के रूप में उसको डिक्लेयर करेंगे, कोई समय सीमा, टाइम लिमिट बताओ, ठीक है। तो ये बातें, ये मुद्दा उभर के आया। तो के कस्तूरी रंजन ने अपनी एक रिपोर्ट दी, ठीक है, के कस्तूरी रंजन की समिति ने एक रिपोर्ट दी कि तो उसी रिपोर्ट के बेसिस पर कर्नाटक सरकार ने पर्यावरणीय जो क्षरण है उसकी दृष्टि से जो संवेदनशील पश्चिमी घाट है, हमारा वेस्टर्न घाट है, उस पर के कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र क्या होता है। तो देखो, नेशनल इन्वायरमेंट जो पॉलिसी 2006 में आई, उसने इको सेंसिटिव एरिया ऐसे जोन के रूप में उसको डिफाइन किया कि जहाँ पर ऐसे पर्यावरणीय जो है संसाधन मौजूद हैं जिनका जो वैल्यू है ना वो अतुल्य है, जिसको हम लोग आप पैसे के रूप में उसको नहीं माप सकते, बल्कि जो है उसका उसके जो भू क्षेत्र है, उसका जो वन्य जीव है, जैव विविधता है, ऐतिहासिक प्राकृतिक मूल्य, तमाम चीज़ें उसकी जो है ऐसी हैं कि उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी पृथ्वी पर पूरे जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत अधिक जो है अनमोल है। तो केंद्र सरकार जो क्षेत्र क्या करती है कि ऐसे ही रीजन्स को इको सेंसिटिव जो एरिया घोषित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का इस्तेमाल करके उसको नोटिफाई करती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी मानवीय गतिविधियां हो रही हैं उसके कारण से पर्यावरण का जो है नुकसान न हो, गिरावट रोका जाए और पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं ना, वो विशेष जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनके लिए ये जो है ये क्या करते हैं, बैरियर या शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं। इको ट्रांजिशन जोन की तरह होते हैं जहाँ पे अधिक संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों से कम संरक्षण वाली आवश्यकता क्षेत्र तक सीमित होते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारा जो है ट्रांजिशन रीजन्स होता है, ठीक है। इसको हम लोग रेगुलेट करते हैं, ना कि कंट्रोल करते हैं या बैन करते हैं,
ठीक है, बैन नहीं करते हैं कि यहाँ पे सब कुछ चीज़ें प्रतिबंधित होगी, बट उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हाई माइनिंग नहीं हो सकती, ठीक है, बहुत अधिक जो है पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती, तमाम चीज़ें जो होती है वो एक होता है, यानी रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे प्रतिबंधित, विनियमित और अनुमति, तो यहाँ पे होता है ना कि जो इको सेंसिटिव जोन में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, तीन गतिविधियों में उसको, 3 श्रेणियों में उसको डिवाइड करते हैं। पहला बैन, यानी कि वहाँ पे खनन नहीं हो सकता, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती है। रेगुलेट क्या करते हैं, तो पेड़ों की कटाई, होटल, रिजॉर्ट, ये कम मात्रा में, सीमित मात्रा में, रेगुलेटेड तौर पे इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और अनुमति किसको होती है, तो स्थानीय समुदाय अपना जो कृषि है, बागवानी है, डेयरी है, ये सब चीज़ों को जो है जारी रख सकता है। तो इसी को जो है के कस्तूरी रंजन की समिति पर कर्नाटक सरकार ने इसको खारिज कर दिया है कि हम इको सेंसिटिव जोन को, क्योंकि सबसे अधिक हिस्सा जो है ना वो कर्नाटक में ही आता है। अब आते हैं अन्य अदर जो रिलेटेड न्यूज है उसमें हम लोग बात करते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES, तो 2024 का जो ब्लू प्लेनेट पुरस्कार है वो किसको मिला है, IPBES को मिला है। जापान जो वहाँ पे एक फाउंडेशन है, आसाही ग्लास फाउंडेशन, उसके द्वारा जो है ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। IPBES जो है वो इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज जो है, इसकी स्थापना 2012 में पनामा सिटी थी, उसी में की गई थी। ठीक है, 2012 में थी नहीं, मतलब अभी भी है पनामा सिटी, वहीं पे उसकी स्थापना की गई थी। ये इंटर गवर्नमेंटल एक जो है ये निकाय इंस्टीट्यूशन है जो करता क्या है कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की सर्विसेज के लिए जो है साइंटिफिक पॉलिसी इंटरफेस को मजबूत करता है। सचिवालय कहाँ पे है, ये जो है यूएन की संस्था ये नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है बहुत सारी सचिवालय सेवाएं देता है। इसका सचिवालय बॉन जर्मनी में, भारत सहित 145 सदस्य देश हैं इसमें होते हैं। कोई भी जो है यूएन का सदस्य होगा इसके देश के लिए पात्र, इसकी संस्था के लिए पात्र होगा, ठीक है, वो एक यूएन का कोई भी मेंबर होना चाहिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, वन्य जीव परिवासों के एकीकृत विकास। तो ये एक बात याद रखो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए, 15वां वित्त आयोग, ठीक है, वन्य जीव परिवासों का एकीकृत विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अब ये वन्य जीव परिवासों का एकीकृत विकास है क्या, तो केंद्र सरकार द्वारा अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना का मतलब है कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं शामिल होंगी, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो वन्य जीव परिवास है उसका विकास करना है। इसकी योजना के घटक क्या हैं, तो देखो आप इसमें, तो नेशनल जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे, वन्य जीव अभयारण्य होंगे, संरक्षण क्षेत्र होंगे, कम्युनिटी रिजर्व होगा, इन सारे जो संरक्षित क्षेत्र है ना उसको सहायता देना है। उनके संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जो वन्यजीव उसका संरक्षण को सुरक्षित करना है, रिकवरी प्रोग्राम को संचालित करना है। अब तक जो है रिकवरी के जो स्पीस रिकवरी प्रोग्राम्स हैं उसके 22 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। अभी ऊपर हमने देख रहा था 22 प्रजातियां जो हैं। अब इसके तहत कई सारी उप योजना, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ध्यान दो, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये क्या है 1992। ये इसके तहत उप योजनाएं शामिल हैं। तो ये उप योजनाएं किसके अंतर्गत है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, ठीक है, ये बात है। ये केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की जो स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला योजना है, केंद्र सरकार इसको स्पॉन्सर्ड करती है, ठीक है। अब आता है इसमें नेक्स्ट जो है आपका पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो केरल की एक थाजाकारा पंचायत है, उसने अपना अपडेटेड पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को पब्लिश किया। तो थाजाकारा जो पंचायत है ना उसने क्या किया, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को, PBR को जो है उसने पब्लिश किया। होता क्या है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, उसके अनुसार एक जो BMC होती है, BMC यानी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, बल्कि जो है जैव विविधता प्रबंधन समिति होती है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो क्या करती है कि स्थानीय लोग, जो भी लोकल लोग होंगे, उनके परामर्श से क्या करेगी, ये रजिस्टर को तैयार करती है, जिसमें जो होगा जो भी बायोडाइवर्सिटी जैव संसाधन होंगे उनके समेत जो भी नॉलेज होगा, उसके रिकॉर्ड होंगे, उसको सिक्योर किया जाएगी, ठीक है। जो भी जैव संसाधन स्थानीय रूप से होंगे उसकी उपलब्धता और उसकी जो औषधियाँ उसके बारे में जानकारी होगी, किसी अन्य ट्रेडिशनल ज्ञान की जानकारी होगी। और इसकी प्रासंगिकता अगर ये बात करें तो यह जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान पर जो लोकल समुदाय होता है, कम्युनिटी था, उसके जो शामिल थे उसके दावों का समर्थन करता है और संसाधनों के संधारणीय संरक्षण में प्रबंधन में मदद करता है। तो ये इसका पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की बात है। नेक्स्ट आते हैं आपको जो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ठीक है। तो येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को प्रकाशित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान देखना, इसमें 176 स्थान पे है, ठीक है। एक बात ये भी है, इसका टॉप रैंक जो कौन है, एस्टोनिया ने पाया है, ठीक है। किस आधार पे, तो जलवायु प्रदर्शन का जो समान प्रदर्शन है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य है, इकोसिस्टम की जो जीवंतता है, इसके आधार पर जो है
58 संकेतक है और 11 श्रेणी में इसका उपयोग करके रैंकिंग जारी होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखना है वो यह है कि 2022 में जो विश्व में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए मानव के द्वारा जो भी सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्पादन हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स की। और नेक्स्ट इंडेक्स अभी आता है नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। तो नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स भी बहुत जरूरी है। किसने जारी किया, पहले ये देख लो। गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको जारी किया है। कुछ और ऑप्शन में है, उसको गलत करना, ये कंफ्यूज मत होना। भारत की भी इसमें रैंक 176 मिली है। अब करता ये 4 संकेतक का इस्तेमाल करता है, 4 जो संकेतक है उसका इस्तेमाल करता है कि कैसे जो इसका मूल्यांकन होगा। तो भूमि प्रबंधन, बायोडाइवर्सिटी को खतरा, जो कैपेसिटी और गवर्नेंस और भविष्य के रुझान, इसके आधार पे जो है भारत को 176वें स्थान दिया है। बहुत ही खराब स्थिति है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है कैमल, ऊँट। तो यूएन ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष को घोषित किया है। मतलब उस तो इससे क्या है इसका कि हमें कैमलिट्स के बारे में उसके इंपॉर्टेंस को जागरूकता फैलाना है, ठीक है। ऊँट जो होते हैं कैमल्स, वो क्या है एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। 2 प्रकार होते हैं, एक बैक्ट्रियन ऊँट होता है जिसमें 2 कुबड़ होता है, और एक कुबड़ होता है उसको डार्मेट्रिया अरबी ऊँट बोलते हैं। पालतू पक्षी के रूप में रखते हैं, ये स्तनधारी होते हैं, नहीं मैमल्स होते हैं, ठीक है। राजस्थान का राजकीय पशु है भारत में ऊँट। और खराई जो ऊँट है वो क्या एक ऐसा ऊँट है जो क्या करता है कि वो मैंग्रोव खाने के लिए समुद्र में बहुत अधिक तैरता है। करीब करीब मैं अगर मतलब एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें दिखाया जा रहा था, वो एक बार अगर डिप मारते हैं ना तो वो पीछे नहीं हटते, वो सीधे जब तक वो अपना पेट नहीं भरेगा ना तब तक तैरते रहते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पर दिया भी गया है कि 3 किलोमीटर एक बार में तैरते हैं। कच्छ में पाए जाते हैं। बैक्ट्रियन ऊँट कहाँ पे, नुब्रा घाटी लद्दाख में। डॉर्मेट्री ऊँट जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक। ये प्रकार ये दिया गया है ऊँट के बारे में। अब आता है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं इसमें 1.2, यानी नेक्स्ट यूनिट में, इसमें यूनिट नहीं है, एक ही यूनिट में दूसरा वाला टॉपिक जो है 1। अब वनों से संबंधित कुछ हम लोग जो खबर है उसको हम लोग पढ़ेंगे और क्या न्यूज़ में रहा है वो चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पहला खबर है कि यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग द एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन UN-RED। UN रेड है, उसने एक रेजिंग एम्बिशन एक्सलरेटिंग एक्शन टुवर्ड इनहेंस NDC फॉर फॉरेस्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो NDC होता क्या, पहले NDC समझ लो। मैं आपको बताता हूँ NDC, हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे और अच्छे से आने वाले जो चैप्टर्स हैं इसमें, इसी PT 365 में। NDC वो होता है ना कि ऐसा क्लाइमेट एक्शन प्लान होता है, क्लाइमेट एक्शन प्लान होता है जो बताता है सभी देशों के बारे में कि वो कैसे जो इमिशंस है, उत्सर्जन है, और कैसे हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम लोग निपटेंगे, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 4 का जो है पैराग्राफ 2 में, पेरिस एग्रीमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 4 उसमें पैराग्राफ 2 में NDC के बारे में बात की गई है, ठीक है। NDC के बारे में अब ये की पार्ट है बिल्कुल पेरिस एग्रीमेंट का। NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC का फुल फॉर्म होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, जो बताता है कि कैसे कोई देश जो होगा वो उत्सर्जन से और क्लाइमेट चेंज से निपटने की रूपरेखा को तय करेगा। और ये अब हर 5 साल पे जो है इसको अपडेट करना होता है, ठीक है। ये कंट्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को हासिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सोशल इंक्लूजन को भी जो है सपोर्ट करता है। तो ये बताया गया है UN-RED ने बताया है, ठीक है, उसने रिपोर्ट में कि उष्ण कटिबंधी की वनों की कटाई वाले जो शीर्ष 20 देश, उसने 8 देशों ने ही अपने NDC में वनों की कटाई को कम करने के लिए स्पष्ट मात्रा आधारित लक्ष्य, यानी कि टोटल स्पष्ट तरीके से ये निर्धारित किया कि कैसे हम लोग वनों की कटाई को कम करेंगे, ठीक है। और केवल 11 देशों में जो है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन संबंधी मतात्मक लक्ष्य शामिल हैं, यानी कि बहुत ये खराब स्थिति है, ये रिपोर्ट में बताया गया, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं UN-RED क्या है। UN-RED जो है वो UN का वन और जलवायु से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें ज्ञान और सलाहकार कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है कि पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी उपलब्धि में हमें सहायता करना है, जो पेरिस एग्रीमेंट। तो जो NDC है वो पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 4 का जो है पैराग्राफ 2 में जो है वो उसका उल्लेख किया गया, ठीक है। तो इसी पेरिस एग्रीमेंट में कितना उपलब्धि हासिल हुआ है ये जो है UN-RED क्या करता है उसके बारे में ये सहायता करता है, ठीक है। यह RED+ सहायता का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रदाता भी है, ठीक है। 2008 में इसको शुरू किया गया था। FAO, UNDP और UNEP इसको टेक्निकल जो है ये देते हैं, विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। भारत सहित 65 देश हैं। RED फ्रेमवर्क क्या है, REDD+, RED+ फ्रेमवर्क। तो वारसा फ्रेमवर्क फॉर RED जो इसको नाम जानते हैं, जिसको UNFCCC के पक्षकारों में COP19 में 2013 में अपनाया गया था। अब ये सिर्फ जो है
मतलब वन का निम्नीकरण या वनों के निर्वनीकरण की तरफ से सही तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें क्या कहा जाता है कि वनों का कंजर्वेशन कैसे होगा, सस्टेनेबल डेवलप जो मैनेजमेंट कैसे होगा, और वनों में कार्बन भंडार को बढ़ाना भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। तमाम प्रकार की जो है ये कार्य करता है। ठीक है। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट IAF तो सुर्खियों में क्यों रहा है, पहले वो समझो आप। IAF तो IAF के अंतर्गत जो है ना, हाल ही में इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र आयोजन हुआ। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट ये सत्र हुआ। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें कुछ प्रमुख बिंदुएं थी निकल कर सामने आई। जैसे कि बताया गया है कि विश्व जो है वो 2030 तक वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्ति की दिशा में बढ़ रहा है, पिछड़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, पिछड़ रहा है बिल्कुल एकदम। ठीक है। वैश्विक जो वन लक्ष्य है उसमें हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे 2030 तक। ठीक है। जो भी इसके सदस्य थे उन्होंने UN स्ट्रेटेजी प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 2030 तक जो है उसको पुनर्पुष्टि कर दी, और बताया गया कि भारत ने सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाया है और 10 वर्षों में देश में जो वनावरण है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे बताया गया है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 19 से 21 वाली, हमें वो नहीं चाहिए, हमें अपडेटेड 23 का जो है रिपोर्ट आ गई है, उस डेटा को रखना है, याद रखना है। ये गलत मतलब ओल्ड है, अब पुराना हो चुका है। ठीक है। तो ये चीज़ें है। अच्छा, एक फैक्ट आप याद रख सकते हो, तो 17 मतलब ये भी क्या याद रखोगे, नया वाला आपको जो है इसमें बताता हूँ, डेटा जो बता रहा हूँ वो समझो। एक बात आप समझो, IFSR रिपोर्ट क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उसको प्रिपेयर किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। 2 साल पे हर साल जो है पब्लिश होता है, 1987 से ये पब्लिश होता जा रहा है। ठीक है। सेटेलाइट डेटा का यूज करता है। ठीक है। तो इसमें आपको जानना ये है कि बताया जा रहा है, इसमें अभी आप ये नया फैक्ट समझो, ये पुराना वाला फैक्ट को मत याद रखना बिल्कुल भी, इसको इग्नोर कर देना। जो अभी IFS का जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, इसको मैं आपको कराऊंगा अभी, IFSR रिपोर्ट। अभी यहाँ पे समझो, जो इंडियन फॉरेस्ट कवर है वो जो है 2013 में कितना था, 698,712। ठीक है, ये था। इससे बढ़कर के कितना हो चुका है अब हमारा, 715,343। ये हमारा जो है ये कवर, फॉरेस्ट कवर हो चुका है। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर, ये बात जो कर रहा है, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर, तो ये टोटल वनावरण और वृक्षावरण ये कितना हो चुका है भारत में अब, तो हो चुका है 25.17%, 25.70%। ठीक है। टॉप 4 स्टेट जिन्होंने मैक्सिमम इंक्रीज किया है फॉरेस्ट और ट्री कवर में, वो कौन से हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है। अच्छा, टॉप 3 स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट और ट्री कवर है, तो जो ये देखो तो MP है, अरुणाचल है और महाराष्ट्र है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो जो फायर हॉट स्पॉट है, यानी कि जहाँ आग लगने की समस्या होती है, वो कम हुई है, रिड्यूस हुआ है। और भारत ने जो है कार्बन सिंक जो है वो 30.43 बिलियन टन का जो है उसने अचीव किया है। ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, नहीं ये वाला पुराना डेटा को उसको अपडेट मत करना, इसको मत याद करना। ठीक है। तो इंडियन अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सॉरी, इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी स्थापना 2000 में की गई थी, सन 2000 में। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है कि वनों का जो मैनेजमेंट है, कंजर्वेशन है और उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा देना है, बस इतना समझो आप। इसके 5 जो है घटक है। UNNF है, इसकी स्थापना 2000 में ही की गई थी। ये क्या करता है, इकोसोक है, उसी के फंक्शनल एक आयोग के रूप में काम करता है जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है। दूसरा आपका है वनों पे सहयोगात्मक भागीदारी, एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नेंसल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। इसमें 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। तीसरा आपका है ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटिंग नेटवर्क है। चौथा आपका यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड है। और 5वां है UNF सचिवालय है। ठीक है, ये बातें हैं। अब यहाँ पे अब बात हम लोग करते हैं, तो ये देखो UNF के तरफ, UNFF के तहत जो वनों के लिए UN की रणनीतिक योजना, उसके बारे में, तो पहली बार वनों के लिए UN की रणनीतिक योजना पर समझौता 2017 में UNF के तहत एक विशेष सत्र में इसका आयोजन हुआ था। 2030 में जो भी वैश्विक वन है उसके लिए महत्वाकांक्षी विजन देता है। सभी सदस्य हैं UN के, सभी सदस्य भारत सहित, UN के जो सभी सदस्य हैं भारत सहित उसके सब मेंबर हैं UNF के। ठीक है। एक सेट है जो अब UNNF का ही ना उसका बैठक हुआ है, 19वां सत्र हुआ है। तो ये इसका सत्र यहाँ पे आप देखो 2030 तक जो है हमें 6 वैश्विक वन लक्ष्यों का एक सेट हमें हासिल करना है। तो वे कौन कौन से हैं, तो वो देखो। तो ये वैश्विक वन लक्ष्य ये है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल है। पहला है नष्ट वनावरण है उसकी क्षतिपूर्ति करना है।
वनों से होने वाले जो लाभ हैं और उसकी आजीविका उसमें सुधार करना है। तीसरा है वनों का संरक्षण करना है, वन के उत्पादों का संधारणीय उपयोग करना है। चौथा संसाधन जुटाना है। पांचवा समावेशी फॉरेस्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। छठवां जो है वो विभिन्न सेक्टर को शामिल करते हुए हमें कॉपरेशन और कार्य करने हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। इसमें 2030 में जो है वैश्विक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि का टारगेट गोल जो है यहाँ पे रखा गया है, और यह वृद्धि जो होगी वो 120 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्रफल के बराबर है, जो कि फ्रांस से भी बड़ा जो दोगुना आकार है ये हो सकता है। ठीक है, इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा 2030 है। ठीक है, रिपोर्ट भी जारी करता है वैश्विक वन लक्ष्य और वनों पर यूएन की प्रमुख रिपोर्ट जो है ये जारी करता है। ठीक है, तो ये हमें बात कर रहे हैं यूएनएफओ के बारे में, और आईएएफ के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, ये एक एनजीओ है जिसने इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस पे एक रिपोर्ट जारी की है, अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड, ड्रॉबैक एंड न्यू अप्रोच। पहली वैश्विक संश्लेषण रिपोर्ट है जिसमें अनेक प्रकार के सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसको यहाँ पे एनालिसिस करके रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, बस इतनी बातें, उसमें बहुत अधिक याद रखने की ज़रूरत है नहीं है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है मैंग्रोव संरक्षण। तो आईयूसीएन ने रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम का आकलन जारी किया। ठीक है, याद रखना है किसने जारी किया? आईयूसीएन ने किया है। ठीक है, अब बताया गया इसमें कि जो मैंग्रोव जो इकोसिस्टम उसमें लगभग 50% को वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में उसको हम लोग वर्गीकृत, उन लोगों ने आईयूसीएन ने वर्गीकृत किया है 50% को। ठीक है, तो तथ्य ये बताया गया है कि आईयूसीएन के जो रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम है ना, उसको किसने, जो इसमें अनेक प्रकार के जो संगठन थे उनके साथ मिलकर 44 देशों में 36 क्षेत्रों का मूल्यांकन हुआ। ठीक है, अब यह जो जैव विविधता कन्वेंशन है उसके तहत कुमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लिए इंपॉर्टेंट संकेतक में से एक है, जो ये पूरा असेसमेंट जारी किया गया है। अब बात हम लोग करते हैं कुमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है क्या? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका एम है कि हमें किसी भी तरह से बायोडाइवर्सिटी के लॉस को हमें स्टॉप करना है, उसे रिवर्स करना है। ठीक है, अब ये 2030 तक ये कुमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क जो है ये बताता है। इसमें 2022 में इसको अडॉप्ट किया गया था COP15 में। ठीक है, अब इसका गोल क्या है कि हमें जो है बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रिड्यूस करना 2030 तक। ठीक है, और हमें बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल जो यूज है उसको इंश्योर करना है। टारगेट भी इसको दिया गया है 2030 तक हमें एलिमिनेट करना है प्लास्टिक पॉल्यूशन को, जो पॉल्यूशन के रिस्क हैं उसको 2030 तक हमें रिड्यूस करना है। तमाम प्रकार के जो है इसको दिए गए। इसमें जो है ये $200 बिलियन पर ईयर जो है इसमें कंजर्वेशन के इनिशिएटिव्स को यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी जो के लिए ये कार्य कर रहा है कुमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एक संकेतक के रूप में है। ठीक है, दक्षिण भारत जो है इसमें बताया गया कि दक्षिण भारत इंपॉर्टेंट संकेतक के रूप में इसको माना गया है जैव विविधता के तहत, कन्वेंशन के तहत, किसको? कुमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को। ठीक है, दक्षिण भारत यानी कि में श्रीलंका, मालदीव और उत्तर पश्चिम अटलांटिक के जो मैंग्रोव रीजन है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। और भारतीय मैंग्रोव की स्थिति यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे क्या है कि जो अंडमान और बंगाल की खाड़ी है वो लिस्ट कंसर्न में है, दक्षिण भारत क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है और पश्चिम भारत जो है वल्नरेबल में है। तो सबसे अधिक जो खतरे में कौन सा है? वो दक्षिण भारत का है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, ये बातें हैं। अच्छा, बताया गया इसमें कि मैंग्रोव और उनके द्वारा कौन कौन सी जो है इकोसिस्टम की जो है सेवाएं दी जाती हैं। तो यहाँ पे देखो मैंग्रोव होते क्या हैं कि दुनिया का लगभग 15% जो है ना वो एरिया कवर किए हुए हैं समुद्र तटों का। किसमें? जो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और गर्म शीतोष्ण तटीय क्षेत्र हैं उसमें दुनिया के समुद्र तट का लगभग 15% हिस्सा कवर किया है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? कार्बन प्रच्छादन यानी कार्बन सिंक्स। ठीक है, ये 11 बिलियन टन कार्बन का प्रच्छादन करते हैं, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है ये। जैव विविधता का संरक्षण, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका मैंग्रोव निभाते हैं। तो मैंग्रोव के संरक्षण के लिए भारत में अगर बात करेंगे अभी, तो मैंग्रोव के संरक्षण के लिए अभी भारत की स्थिति क्या है वो समझो कि भारत में जो है ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव रिपोर्ट जो कि उसमें बताया गया कि लक्षद्वीप समूह और तमिलनाडु के क्षेत्रों में मैंग्रोव क्रिटिकल एंडेंजर्ड की स्थिति में है। IFSR 2023 का रिपोर्ट जो यहाँ पे अपडेटेड रिपोर्ट दिया है इसमें बताया है, तो इसमें बताया गया है कि जो आपका पूरा भारत के लक्षद्वीप समूह है और तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है उसमें मैंग्रोव क्रिटिकल एंडेंजर्ड में। और IFSR की रिपोर्ट में बताया गया कि जो भारत में मैंग्रोव क्षेत्र है उसके आकलन की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो नया वाला जो रिपोर्ट आई है ना IFSR रिपोर्ट 2023 में, इसमें बताया गया कि पिछले आकलन जो हुआ था 2021 वाला, तो उसमें
उससे लेकर के 2023 में 0.34% की वृद्धि हुई है। मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में मैंग्रोव वनों का? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, ये जो है इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। मैंग्रोव संरक्षण के लिए कौन कौन सी सरकार ने पहल शुरू की है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी फैक्ट है, बहुत जरूरी है जानना, और प्रीलिम्स के लिए तो है ही। मिष्टी योजना, यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। करता क्या है ये कि जो भी तटरेखा है, कोस्ट लाइन है, उसके साथ और जो हमारी जो लवड़ी भूमि है यानी साल्ट जो नमक वाली, उस पर मैंग्रोव का जो भी आवरण है ना, क्षेत्र रीजन्स, उसको बढ़ावा देना है। सेम पहल है, ठीक है। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, इसके तहत जो है इंटीग्रेटेड मैंग्रोव जलीय कृषि प्रणालियों का उपयोग करके हमें जलीय कृषि फार्मों का निर्माण होता है। मैजिकल मैंग्रोव अभियान है, किसने शुरू किया? WWF इंडिया द्वारा 9 जो तटीय राज्य हैं उसमें नागरिकों को मैंग्रोव संरक्षण के लिए मैजिकल मैंग्रोव अभियान शुरू किया गया। इसके साथ ही मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति के संरक्षण प्रबंधन पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम चलाया, ठीक है। तो ये भारत सरकार ने पहल की, इसको आपको याद रखना है, मेंस में भी बहुत जरूरी है, इसको लिखना आपको पड़ेगा ही, तो इसको यहीं याद कर लो, ठीक है। वैश्विक स्तर पे कौन कौन सी पहल शुरू की गई है? तो मैंग्रोव ब्रेक थ्रू है। मिस्र का जो शर्म अल शेख था उसमें UNFCCC का जो COP27 हुआ उसमें यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन और ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने इसको शुरू किया, मैंग्रोव ब्रेक थ्रू पहल को, ठीक है। सभी हितधारकों को 2030 तक वैश्विक स्तर पर 15 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जो मैंग्रोव है उसके फ्यूचर को सिक्योर करने की दिशा में काम करने के लिए एक मिलकर के फ्रेमवर्क बनाने की बात करता है। $4 बिलियन का एक सस्टेनेबल फाइनेंस की जो है सहायता यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे मैंग्रोव के बारे में हमने देखा। कुछ संबंधित सुर्खियाँ ये हैं। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की बात की जा रही है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने वन क्षेत्रों में हाइड्रो और अन्य विकास की परियोजनाओं के लिए ड्रिलिंग और 100 पेड़ों तक की कटाई से जुड़े जो सर्वे है उसके लिए अग्रिम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने से छूट दे दी है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती क्या है? एक सांविधिक निकाय है, किसके तहत? तो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980, ये याद रखना है, सन को भी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को, ठीक है। इसके तहत एक सांविधिक निकाय है, संविधान नहीं बल्कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि के तहत एक बनाया गया निकाय है, संविधान नहीं, ठीक है। अब ये कहती क्या है? जो गैर वन उद्देश्य के लिए जो वन भूमि होगा उसके उपयोग को मंजूरी देगी, ठीक है। भूमि जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो भूमि प्राप्त करने के अनुरोध की जो वैधता है ना, वैलिडिटी, उसका असेसमेंट करती है, जो भी प्रभाव न्यूनीकरण जो भी योजना है उसका मूल्यांकन करती है और उससे होने वाले प्रयासों को नुकसान पर विचार करती है, ठीक है। सलाहकारी भूमिका होती है। तो इसने क्या किया कि 100 बताया गया है कि वन क्षेत्रों में हाइड्रो और अन्य विकास योजनाओं के लिए ड्रिलिंग और 100 पेड़ों तक कटाई के लिए कोई सर्वे के लिए अग्रिम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने से छूट दे दी गई है, ठीक है। ये बातें हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात की जा रही है। हाल ही में जैव विविधता कन्वेंशन, ठीक है, जैव विविधता सचिवालय ने वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पहल जो है उसके शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ मना ली है। फेरी की, तो फेरी क्या है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है वो बात की जा रही है, इनिशिएटिव। तो फेरी है क्या, वो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह एक सहयोग आधारित परियोजना है, कॉपरेशन बेस्ड जो है ये प्रोजेक्ट है, जिसको जो है दक्षिण कोरिया की कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने शुरू किया था, CBD के सचिव जो एग्जीक्यूटिव जो सेक्रेटरी उसके सहयोग से, CBD सचिवालय के द्वारा इसको जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। आईची जैव विविधता जो लक्ष्य है, ठीक है, 5, 14 और 15, इसके अनुरूप पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए, पुनर्बहाली के लिए जो नेशनल गोल्स हैं, जो योजनाएं हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी डेवलपिंग कंट्री उसको सहायता करने के लिए इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। किसको? फेरी के लिए, ठीक है, फेरी को डिज़ाइन किया गया है। अब कुमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क है, उसके क्रियान्वयन में सीधे विकासशील देशों को समर्थन देती है, ठीक है। अभी हम लोग IC लक्ष्यों के बारे में समझेंगे क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कुमिंग मॉन्ट्रियल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, सॉरी इसका फुल फॉर्म ही मैं बोल जा रहा था। तो उसको मैंने बताया। तो जो IG लक्ष्य है ना वो समझो, IG बायोडाइवर्सिटी जो लक्ष्य थे वो उसका एक सेट था 20 टारगेट का, 20 गोल का, जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD ने 2010 में इसको अपनाया था। क्या करने के लिए? तो जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है और उसको उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए 2020 में तक जो है उसको ये बनाया गया था, 2010 में अपनाया गया था, ठीक है। तो GBF जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसने इसको जो है क्या किया, IG टारगेट को जो है उसने रिप्लेस कर दिया। इसमें बहुत सारे जो है 20 गोल्स थे, 20 सेट ऑफ गोल्स इसमें थे, ठीक
ठीक है। तो उसमें 5, 14 और 15 के अनुरूप जो है इसी को डिजाइन किया गया है, ठीक है। कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है उसके क्रियान्वयन में ये जो है फेरी जो है डायरेक्ट विकासशील देश होते हैं उसको समर्थन देती है। तो कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड मैंने आपको बता ही दिया, फ्रेमवर्क बता ही दिया। आईची जैव विविधता लक्ष्य जो है 2010 में अपनाया गया था यूएनएफसीसी के द्वारा, कि इसलिए कि ताकि जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का लॉस है जो एक्सपायर हो रहा है उसको खत्म किया जाए 2020 तक, उसको हम लोग को रोका जाए, ठीक है। तो ये उसके बाद में इसको जो है जीबी जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जीबीएफ इसने इसको रिप्लेस कर दिया किसको, आईची टारगेट को, ठीक है। अब आते हैं ईयू का नेचर रिस्टोरेशन प्लान एनआरएफ। यूरोपीय संघ ने अपनी तरह की पहली प्रकृति पुनर्स्थापन योजना नेचुरल रिस्टोरेशन प्लान को मंजूरी दी है। यह क्या करेगा, तो यह पूरे यूरोप महाद्वीप पर होने वाला एक जो है कानून है जो यूरोपियन ग्रीन डील का हिस्सा है। 2050 तक इसका लक्ष्य है, 2050 तक ईयू का, कि हमें नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली इकोनॉमी बनना है। 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए अर्थव्यवस्था बनने के लिए यही जो है ये पूरा यूरोपियन ग्रीन डील का हिस्सा है। अब इसी के तहत जो है एनआरपी यानी कि नेचर रिस्टोरेशन प्लान को मंजूरी दी है, यूरोपीय यूनियन ने दी है। इसका उद्देश्य यही है कि हमें क्या करना है एनआरपी का, कि भूमि और समुद्र वाले जो रीजन है उसमें उसकी रिकवरी के लिए पुनर्स्थापन संबंधी जो लक्ष्य है, बाध्यकारी लक्ष्य, हमें सीधे बाध्यकारी लक्ष्य उसको पूरा करना है। 2030 तक ईयू के कम से कम 20% भूमि और जो समुद्री रीजन उसको रिकवर करना है। और रिस्टोरेशन करने के लिए जो है हमें रिस्टोरेशन करने वाले जो भी इकोसिस्टम उसको 2050 तक हमें रिकवर कर लेना है, ताकि जो है हम किसी तरह से नेट जीरो गैस उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की तरफ जो है हम लोग जाएँ, ठीक है। फोकस क्षेत्र बहुत सारे हैं, आर्द्र भूमि और तमाम जो कीट परागण, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास के मैदान, इन सभी चीज़ों को जो है ये जो है इसमें शामिल किया गया है। और जो अगर ध्यान देना है कि देशों की जो राष्ट्रीय पुनर्स्थापन योजना है उसके माध्यम से इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम इसको लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर में भी, कि जैसे यूरोप ने अपनी प्रकृति पुनर्स्थापन योजना को मंजूरी दी है यूरोपीय संघ ने, उसी प्रकार से भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया GS2 के मेंस में आ गया इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या, कि किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक तौर पर हम जो है साझेदारी पहल कर सकते हैं, तो भारत में आप लिख सकते हो भारत क्या कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, एक अच्छा सा उदाहरण दे सकते हो कि भारत भी जो है जो पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह को साथ लेकर के, मालदीव वगैरह को, ठीक है, मॉरिशस को साथ लेकर के क्या कर सकता है, कि जिस तरह से यूरोपीय यूनियन ने अपने प्रकृति पुनर्स्थापन योजना को मंजूरी दी है, उसी तरह से भारत भी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2070 या मतलब आने वाले 100 वर्षों में इसके लिए इन सभी देशों के साथ भागीदारी करके ऐसे नेशनल डिटरमाइंड गोल को सेट करके वो काम कर सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। GS2 में भी आप काम कर सकते हो, GS3 में तो वैसे भी आपका काम आएगा, SA में तो काम आ ही सकता है। तो बहुत सारे इसका मल्टीपर्पज़ आप यूज करो जो चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब आता है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन EUDR। यूरोपीय यूनियन ने EUDR को लागू करने की तिथि को 1 वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। होता क्या है, तो यह सुनिश्चित करना है कि जो ईयू के बाज़ार में जो वस्तुएं आने वाली कुछ मुख्य वस्तुएं हैं, और अब जो है विश्व और ईयू के अन्य हिस्सों में वनों की कटाई और वन क्षरण को योगदान नहीं देती हैं, ठीक है। तो इसमें ये पाम ऑयल, सोया, बीफ, कोको, लकड़ी, कई तरह के प्रोडक्ट्स पे लागू होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि अगर मान लो यूरोपीय के यूनियन के बाज़ार में कोई वस्तु आ रही है, तो वह सुनिश्चित करना है कि क्या वो वनों को या फिर अन्य प्रकार के जो वन क्षरण है उसमें योगदान तो नहीं दे रही, उसकी वजह से तो नहीं आ रही। जैसे मान लो पाम ऑयल है, ठीक है, सोयाबीन है, कोको है, लकड़ी, तमाम प्रकार के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि वनों को कटाई करके आ रही है, पर्यावरण को नुकसान करके आ रही है। तो यानी क्या है कि ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपनियों को सत्यापित, वेरीफाई करना पड़ेगा, और यह बताना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसका जो उत्पादन है, जो भी वस्तु बाजार में आ रही है, क्या वो सस्टेनेबल तरीके से उसका उत्पादन हुआ है या सस्टेनेबल तरीके से उसका उत्पादन किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। तो एक देखें तो अगर कानूनी तौर पे अगर बात करें तो एक तरह से व्यापार बाधा के रूप में ये साबित हो सकता है जो ईयू के बाजार में जो भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईयू के नॉर्म्स जो है ना बहुत अधिक हाईली जो है वो बहुत कड़े हैं, बहुत कड़ा उसने ईयू में अपने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब एक तरह से ये भी जो है उसी की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, ठीक है। तो हालांकि पर्यावरण दृष्टि से देखें तो ये सुलभ भी है, लेकिन एक तरह से अगर हम लोग विकासशील देशों की नज़र से देखें जो निर्यात करते हैं ईयू में, उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से व्यापार बाधा के रूप में है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। दोनों है, इसका लाभ भी है, इसका एक हानि भी है,
पक्ष विपक्ष दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 यूनिट देखा है, एक यूनिट में 2 सबसेक्शंस को देखा है। तीसरा हम लोग कल की क्लास से शुरू करेंगे आर्द्रभूमि, तटीय और भूमि और महासागर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे हाई सी ट्रीटी वगैरह के अनेक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। क्लास लंबी हो रही है, ठीक है। कल की क्लास में जो है इन्वायरमेंट का जो है मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। 3-4 क्लास में इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा। मैं आपको आर्ट एंड कल्चर की भी क्लास करा रहा हूँ, अभी उसको 2 क्लास और आएगी, आर्ट एंड कल्चर वो खत्म हो जाएगा PT 365, और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स भी मैं शुरुआत करूँगा, ठीक है। तो वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना और अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर देना। धन्यवाद।